हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों पॉलिटी के टॉपिक पर आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों सिटीजनशिप। इसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, नागरिकता की बात करने वाले हैं। नागरिकता कितने तरीके से मिलती है, नागरिकता लेने के क्या प्रावधान हैं, नागरिकता त्यागने का प्रावधान क्या है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है और किस प्रकार की हमारे यहाँ नागरिकता है, आज दोस्तों इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हम अपने लक्ष्य को टारगेट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों, हर हाल में जीतना है, हर हाल में जीतना है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखें, आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो संविधान का भाग 2 संबंधित किससे है दोस्तों, सिटीजनशिप से संबंधित है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है। नागरिकता से संबंधित दोस्तों भाग पूछा जाए तो सीधा सीधा हम लोगों को आंसर देना है, भाग 2 का संबंध किससे है दोस्तों, नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि इसमें आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में जो आर्टिकल बताओगे दोस्तों वो 5 से लेके 11 तक हैं। कितने हैं दोस्तों, 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि नागरिकता संबंधी ये प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन से बताना है, ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हमसे पूछा जाए भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, तब दोस्तों हम आंसर क्या करेंगे। तो इस स्थिति में दोस्तों हमारा आंसर होगा एकल नागरिकता। किस प्रकार की नागरिकता है दोस्तों, एकल नागरिकता। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आए दिन दोस्तों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक। तो क्या बताएंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक या भारत का प्रथम नागरिक पूछा जाए। अगर प्रथम नागरिक पूछा जाए तो आंसर क्या करने वाले हैं, या सर्वोच्च नागरिक पूछा जाए प्रथम नागरिक, ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भारत का प्रथम नागरिक पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर देना है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है दोस्तों, प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों इसके आर्टिकल को देखते हैं, इन पर हम विस्तार से डिस्कस करते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे भी जाते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं टॉपिक के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे इन बातों को ध्यान रखना है, ये जो बातें हैं दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको प्लीज़ प्लीज़ याद रखनी ही है दोस्तों, इनको भूलना नहीं है किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे जो पॉलिटी दोस्तों हम कवर कर रहे हैं ये आपके निम्न स्तर से लेके अपर लेवल तक की हम लोग कवर करेंगे। निम्न स्तर से चाहे आपका छोटा एग्जाम हो चाहे दोस्तों बड़ा एग्जाम हो, हर लेवल के एग्जाम को लेकर ही हम इसको कवर कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ और मस्ती के साथ क्लास का आनंद दोस्तों लेते रहें। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। हम इसमें देखें तो सबसे पहला शब्द हमने ये नागरिकता देख लिया। ये यहाँ पे बात करें दोस्तों नागरिक, ये नागरिक क्या होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिक हम किसे कहते हैं, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं और दोस्तों नागरिकता किसे कहते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और ये जनरली कवर लोग नहीं करते हैं, इनको दोस्तों हम कवर कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें। अगर हम बात करें दोस्तों नागरिकता, तो नागरिकता होती क्या है या नागरिक होता क्या है। तो नागरिकता का मतलब कि जिस व्यक्ति को जो राजनीतिक हैं और सिविल राइट जिसको प्राप्त होते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, नागरिक कहते हैं। नागरिक किसे कहते हैं, नागरिकता क्या होती है इसको पहले थोड़ा समझिए। नागरिक किसे कहते हैं, वह व्यक्ति
वह व्यक्ति जिसको वह व्यक्ति जिसको किसी देश के राजनैतिक व सिविल राइट प्राप्त होते हैं, सिविल अधिकार या सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार लिख लीजिए, राइट लिख लीजिए, एक ही बात है। प्राप्त होते हैं वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वह व्यक्ति जिसको जिस देश के या किसी भी देश के राजनीतिक व सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? उस देश का नागरिक कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये बनता है, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कानूनी दर्जे के हिसाब से नागरिकों के प्रकार। इसकी बात कर रहे हैं कानूनी दर्जे के हिसाब से नागरिकों के प्रकार। तो दोस्तों कितने प्रकार हम बताएंगे? तो यहाँ पे जो प्रकार हैं 4 टाइप्स हैं जो दोस्तों हमें ध्यान रखने हैं। ये 4 टाइप्स कौन से हैं, इन पर हम बात करते हैं दोस्तों। पहला तो आप जानते ही हैं, सिटीजन होता है, नागरिक होता है। क्या होता है? नागरिक, जिसको सिटीजन कहते हैं। दूसरा रिफ्यूजी होता है, जिसको दोस्तों हम शरणार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिफ्यूजी, जिसको हम शरणार्थी कहते हैं। तीसरा दोस्तों आपने सुना होगा विदेशी, जिनको हम एलियन कहते हैं। तीसरा क्या होता है दोस्तों? विदेशी, जिसको हम एलियन कहते हैं। और जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों, इनको हम राज्य विहीन लोग कहते हैं, स्टेटलेस लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य विहीन लोग या स्टेटलेस लोग, यानी कि जिनके पास किसी की नागरिकता ही नहीं होती है। आइए दोस्तों इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझते हैं। नागरिक, मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, नागरिक कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्हें किसी न किसी देश के सिविल और यानी कि सिविल और राजनीतिक अधिकार जिसको प्राप्त होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। शरणार्थी दोस्तों वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे देश के हों और किसी देश ने उनको रहने के लिए शरण दे दी हो, उनको दोस्तों क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं। जो थर्ड प्रकार के हैं विदेशी हैं, ये वो लोग हैं दोस्तों। विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं, मित्र देश के होते हैं, शत्रु देश के होते हैं। तो ये 2 प्रकार टाइप हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ ये देखना है ये एलियंस क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं। तो विदेशी वो लोग होते हैं जिन्हें किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त होती है और वीजा के तहत भारत में आते हैं या किसी अन्य देश में वीजा के तहत जाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? विदेशी कहलाते हैं। राज्य विहीन लोग ऐसे लोग कहलाएंगे जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होगी, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का नहीं होगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कोई भी राज्य, कोई भी देश जिनके पास कोई भी प्रमाण नहीं हो वो किस देश के हैं, वो लोग क्या कहलाएंगे दोस्तों? स्टेटलेस। दोस्त जो लोग हैं स्टेटलेस कहलाएंगे या राज्य विहीन लोग कहलाएंगे। यहाँ राज्य का मतलब दोस्तों देश से है, कंट्री से है, कैपिटल से है। यानी कि इन बातों को हमें ध्यान रखना, जिनके पास कहीं की भी नागरिकता ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? स्टेटलेस या राज्य विहीन लोग कहते हैं। अब भारत के संविधान में हमने अभी बात की थी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर दोस्तों पूछा जाए दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है, तो इस पॉइंट को थोड़ा आप कवर कीजिए। अगर दोहरी नागरिकता पूछी जाए, दोहरी नागरिकता, इसको थोड़ा समझते हैं। ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये दोस्तों अमेरिका में है। कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का मतलब यह है कि अमेरिका भी राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ फेडरेशन है, जबकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी कि जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या है? एक फेडरेशन शब्द है, यानी कि संघ तो है लेकिन जो इकाइयाँ मिली हैं वो किसी न किसी समझौते के तहत मिली हैं जिन्हें अलग होने का अधिकार है। और भारत में क्या शब्द प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो राज्य हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर जो राज्य होंगे, जितने भी राज्य हैं इनकी राज्य की नागरिकता अलग होगी,
राज्य की नागरिकता अलग होगी, और ये जो अमेरिका है इसकी नागरिकता अलग होगी। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दोहरी नागरिकता कहते हैं। यानी कि अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, राज्य की नागरिकता अलग होती है, और जो अमेरिका है उस देश की नागरिकता अलग होगी, वो क्या कहलाती है, दोहरी नागरिकता। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो नागरिकता मिलती है वो केवल देश की और राज्य की एक ही होती है, राज्य की नागरिकता अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल कवर करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 5, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अनुच्छेद 5 से कहाँ तक है दोस्तों, 11 तक है। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 1 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 1 में जो बातें दे रखी हैं, जब भारत आज़ाद हुआ है उस समय नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान थे, 26 जनवरी 1950 को नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान थे, वो वाली बातें दोस्तों कहाँ दे रखी हैं, आर्टिकल नंबर 5 में दे रखी हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या बातें हैं। यहाँ पे लिखना है आपको, संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान। अब देखो, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे वो प्रावधान क्या थे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे जो नागरिकता संबंधी दोस्तों प्रावधान है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एक डेट ध्यान रखनी है यहाँ पे, 26 जनवरी 1950। कौन सी डेट ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 1950, जिस दिन ये संविधान लागू हुआ है। पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आंशिक रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 नवंबर 1949 को हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे 26 जो जनवरी 1950 की डेट है, इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान है, क्या उपबंध हैं, उन उपबंधों की हम बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 से पहले 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि भारत का नागरिक कौन होगा। यहाँ जो प्रावधान है या उपबंध हैं दोस्तों, ये उपबंध क्या हैं, ये नागरिकता से संबंधित हैं। ये आपको ये बताएंगे कि जो यहाँ पे देखो, संविधान लागू होने के समय से मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950 से है पहली बात। तो 26 जनवरी 1950 लिख दूं या संविधान लागू होने के समय के उपबंध लिख दूं, एक ही बात है। फिर से आप समझिए, यानी कि अगर मैं संविधान लागू होने के समय की बात करूं या 26 जनवरी 1950 की बात करूं, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही बात है। तो 26 जनवरी 1950 लिख दें या संविधान लागू होने के समय लिख दें। संविधान लागू होने के समय, लागू होने के समय, एक ही बात है। अगर हम लिख दें तो यहाँ 3 कंडीशन हैं जिनके आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, और वो 3 कंडीशन कौन सी हैं, या तो भाई साहब कोई कलुआ है, उसका जन्म भारत में हो गया हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले या 26 जनवरी 1950 तक कोई कलुआ है, उसका जन्म अगर भारत में हो गया हो तो उसे भारत की नागरिकता दोस्तों मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखना है, उसका जन्म हुआ हो या माता पिता का जन्म हुआ हो, या किसका जन्म हुआ हो, माता का जन्म हुआ हो या दोस्तों पिता का जन्म हुआ हो, तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरी बात यहाँ पे देखें कि 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, इस पॉइंट को ध्यान रखना, 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। फिर से सुनिए दोस्तों, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या था, किसको भारत का नागरिक माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 तक अगर कलुआ का जन्म हो गया तो भारत का नागरिक है। दूसरी बात, अगर कलुआ का जन्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर उनके जो माता पिता हैं वो 26 जनवरी 1950 से पहले से यहाँ रह रहे हैं और उनका जन्म माता पिता का भारत में हुआ है, तो कलुआ का जन्म भले ही बाद में हुआ हो, कलुआ क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। थर्ड पॉइंट सुनिए, थर्ड पॉइंट ये है कि माता पिता में से भी कोई भारत का नागरिक ना हो,
ठीक, ना तो माता में से नागरिक हो, ना पिता नागरिक हो, और ना बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1900 पहले से हुआ हो या जिस डेट से पहले हुआ हो। फिर नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान है? फिर जो भारत में जो विदेशी लोग रह रहे हैं वो 5 साल से भारत में रह रहे हों तो कलुआ का अगर जन्म हुआ तो उसे भारत की नागरिकता दोस्तों मिल जाएगी। 5 साल पूर्व से भारत में रह रहा हो व्यक्ति तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। ये 5 साल पूर्व 26 जनवरी 1950 से पहले के होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 6 और 7, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7, ये दोनों आपको एक साथ पढ़ने हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ। अधर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों पाकिस्तान, किसकी बात करूँ? पाकिस्तान। यहाँ पे बात करें दोस्तों इंडिया की, यहाँ पे किसकी बात कर लें? इंडिया की। यानी कि ये जो पाकिस्तान से भारत आए, ये भारत आए पाकिस्तान से भारत आए, तो भारत जो आए इसको ध्यान रखना है, थोड़ा समझ लीजिए आप। भारत जो आए हैं और उनकी डेट आपको ध्यान रखनी है। इधर ध्यान रखना है भाई साहब, इंडिया से कहाँ गए? पाकिस्तान गए। कहाँ गए दोस्तों? पाकिस्तान गए। अब यहाँ पे दोस्तों दो डेटें आपको ध्यान रखनी है। जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी डेट है दोस्तों 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। ठीक, दूसरी बात, जो इंडिया से पाकिस्तान गए, ये जो बात करता है ये हाँ इसकी पहले डेट लिख लो, इसकी डेट लिख लेते हैं। ये आर्टिकल की बात करेगा 6 की, ये आर्टिकल की बात करेगा कौन सी की दोस्तों? 7 की। इसकी डेट लिखो 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947। ये डेटें आपको ध्यान रखनी है। इस डेटों से ही है जो आर्टिकल है ना दोस्तों, वो इन डेटों से ही हमारे क्लियर होंगे। अब देखो, ये जो पाकिस्तान से जो भारत आए, कौन आए? जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद उनको नागरिकता भारत की मिलेगी। फिर से आप सुनिए, ये जो बात करता है ना, ये अनुच्छेद 6 बात करता है, और ये जो बात करता है अनुच्छेद 7 बात करता है। अब इन पे थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूं, इनको आप सुनिए। ये अनुच्छेद 6 क्या कहता है, 6 क्या कहता है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उनकी नागरिकता की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि नागरिकता जब मिलेगी कि 6 माह रहें। कब तक रहें? 6 माह रहें, और इसके बाद दोस्तों पंजीकरण कराएं। क्या कराएं दोस्तों? पंजीकरण कराएं। यानी कि 6 माह रहें। दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 6 माह भारत में रहें और उसके बाद दोस्तों क्या करा दें? रजिस्ट्रेशन करवा दें, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उल्टा सुनिए, अगर जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, वो साधारणतया उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उनके लिए कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, वो सिंपली भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगर वो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आ रहे हैं तो उन्हें 6 महीने रहना पड़ेगा। उसके बाद वो पंजीकरण करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, तब उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। ये अनुच्छेद कहता है कौन सा दोस्तों? 6। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 यहाँ पे 7 की बात करूं मैं तो 7 ये कह रहा है कि ऐसे लोग जो भारत से किसी कार्यवश, किसी व्यापार के लिए, किसी रिश्तेदारी में 1 मार्च 1947 के बाद गए, ठीक है, यानी 1 मार्च 1947 के बाद वो कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? पाकिस्तान जा रहे हैं। किसी भी काम से जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जानू से मिलने जा रहे हैं, बाबू से मिलने जा रहे हैं, जो भी ये लोग जा रहे हैं दोस्तों, ये अगर इस डेट के बाद गए पाकिस्तान और जब ये लौट के आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा? ये लोग यहाँ पे 6 महीने रहें और उसके बाद पंजीकरण करवाएं, उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। इनके भी नागरिकता का प्रावधान ऊपर वाला ही है। अगर दोस्तों इससे पहले वो पाकिस्तान चले गए हैं
तो वो साधारण तरीके से आएँ, ये साधारण तरीके से वो आ जाएँ और उनको नागरिकता सिंपली मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो सरकार मान रही है वो ये मान रही है कि 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग पाकिस्तान गए हैं उन्हें ये नहीं पता कि राष्ट्र जो 2 भागों में बंट गया है, और 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान जा रहे हैं वो सरकार ये कह रही है कि इन लोगों को पता है कि पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान में जाके रहेंगे, इंडिया में रहना नहीं है। यानी कि सरकार ने ये डेट जो फिक्स की हैं ये अनुच्छेद 6 के लिए एक बार फिर देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 6 में ये कह रहा है 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत में आएंगे उनके लिए 6 माह रहना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाएं, नागरिकता मिल जाएगी। अगर पहले आ गए तो उनको साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 ये कह रहा है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं वो अगर लौट के इंडिया आते हैं तो 6 माह वो भारत में रुकें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, उनको नागरिकता मिल जाएगी। और अगर 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग गए हैं वो अगर भारत में लौट के आ रहे हैं तो उनको साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों ये थे आर्टिकल कौन कौन से 6 और 7। ये मेरे विचार से आपको समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा इसमें लिखने की दोस्तों ज़रूरत है भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8, ये अनुच्छेद 8 है दोस्तों। ये क्या कहता है इसको थोड़ा हम कवर करते हैं। यानी कि भारतीय मूल के लोग, यानी भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके लिए नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान होंगे। यानी भारतीय मूल के लोगों के लिए ये बात करता है, भारतीय मूल के लोगों को या लोगों के नागरिकता संबंधी उपबंध या प्रावधान, कुछ भी लिख लो। अब ये क्या कह रहा है, ये भारतीय मूल के लोग आप जानते हो, यानी उन लोगों की बात कर रहा है जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी भारत के रहने वाले हों और वो विदेश में जाके रह रहे हों और विदेश की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली हो, और उनके लिए भारत में नागरिकता किस तरीके से मिलेगी ये अनुच्छेद कौन सा बता रहा है दोस्तों, 8 नंबर आर्टिकल बता रहा है। अनुच्छेद यही बता रहा है, भारतीय मूल का मतलब यही है कि माता पिता दादा दादी भारतीय हों और उनका जन्म कहाँ हुआ हो दोस्तों, विदेश में हो गया हो। उस बच्चे का जन्म, मान लो कलुआ के दादा या दादी या नाना या नानी भारत के नागरिक थे। अब कलुआ चला गया दोस्तों अमेरिका और कलुआ का जन्म अमेरिका में हो गया, अब वो भारत आना चाह रहा है, भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो उसके क्या प्रावधान होंगे उनके बारे में कौन बता रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 8 बता रहा है। और ये अनुच्छेद क्या बता रहा है कि नागरिकता किस तरीके से मिलेगी ये भी सुन लो। इसका जो तरीका है नागरिकता का ये आपको बताएगा जो 1955 का है, 1955 का नागरिकता संबंधी अधिनियम, यानी कि नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 क्या बताएगा, 1955। इसके आधार पर इसमें जो प्रावधान दोस्तों कर रखे हैं उस आधार पर इसको क्या मिल जाएगी दोस्तों, कलुआ को नागरिकता मिल जाएगी, भले ही इसका जन्म विदेश में हुआ हो। और ये जो नागरिकता मिलती है इस अधिनियम में जो बताया गया है दोस्तों उसके 5 तरीके हैं, उनकी दोस्तों हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 9 में आपको नो ध्यान रखना है। एंड 9 से क्या ध्यान रखना है, नो का मतलब यह है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता आपकी खत्म मानी जाएगी। यह आर्टिकल कौन सी बात करता है, 9 नंबर बात करता है। यानी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया।
9 नंबर से आपको नो ध्यान रखना है। नो का मतलब तुम्हें किसी दूसरे राज्य की, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करनी ही नहीं है, ना अपनी मर्जी से करनी है, ना किसी तरीके से करनी है। आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता दोस्तों समाप्त, समाप्त, फिनिश। देखिए दोस्तों अगला आर्टिकल देखते हैं, 2 और बचते हैं। अनुच्छेद कितना 10 और अनुच्छेद 11 बड़े आसान आसान से हैं, इनमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? 10 ये कह रहा है दोस्तों कि आपके जो अधिकार हैं, नागरिकता संबंधी जो आपके अधिकार हैं, वो जैसे के तैसे बने रहेंगे जब तक संसद उसमें हस्तक्षेप ना करे, जब तक संसद उसमें परिवर्तन ना करे। यानी कि नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे जब तक संसद उसमें छेड़खानी ना करे या परिवर्तन ना करे, इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे 11 में क्या है? 11 में ये है नागरिकता संबंधी, यानी कि नागरिकता संबंधी प्रावधान जो बनाने का अधिकार है या नियम बनाने का अधिकार है, प्रावधान लिख लो या नियम लिख लो। ये नियम बनाने का अधिकार किसको होगा दोस्तों? बनाने का अधिकार ध्यान रखना है संसद का होगा। किसका होगा? संसद का होगा। अगर कोई राज्य का विधानमंडल चाहे कि हम नागरिकता संबंधी प्रावधान बना दें तो नहीं बना सकता। नागरिकता संबंधी प्रावधान सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकती है दोस्तों? संसद बना सकती है। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना। ये आर्टिकल हमारे समाप्त हुए। अब हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों नागरिकता हमें कितने तरीके से मिलेगी और नागरिकता अगर हमारी जाएगी तो किन तरीकों से जाएगी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसी पे दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम बात करें नागरिकता अधिनियम 1955। अब ये अगर नागरिकता अधिनियम 1955 है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या बनता है कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कितने हैं? तो प्राप्त करने के कितने तरीके बताओगे? 5 बताएंगे। और नागरिकता जाने के तरीके कितने हैं? तो नागरिकता जाने के जो तरीके हैं दोस्तों, वो तरीके हमें कितने बताने हैं? 3 बताने हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके दोस्तों कितने हैं? तो आंसर कितना देंगे हम? 5 तरीके हैं। नागरिकता जाने के तरीके कितने हैं? तो दोस्तों कितने बताएंगे? 3 तरीके हैं। और इन पर दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसमें एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है और इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जप भूदेव। क्या लिखना है? जप भूदेव, यानी कि जन्म से इसको अभी डिफाइन करूंगा। पास से ध्यान रखना है पंजीकरण द्वारा। क्या ध्यान रखना है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती है, जन्म से भी मिल जाती है, भूमि अधिग्रहण द्वारा भी मिल जाती है। भूमि अधिग्रहण ये भी ध्यान रखना है। देशीकरण द्वारा भी मिल जाती है। किसके द्वारा? देशीकरण द्वारा। और हम बात करें दोस्तों वासे, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। वासे क्या मतलब है बताइए दोस्तों? यानी कि जब भूदेव जन्म से, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, और क्या? देशीकरण द्वारा, और क्या दोस्तों? वंश परंपरा द्वारा। क्या बताएंगे दोस्तों? वंश परंपरा द्वारा। ये आपको 5 तरीके ध्यान रखने हैं। ये नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। देखिए फटाफट कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। ये जो 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के हैं। नागरिकता जाने के तरीके हैं, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। नागरिकता जाने के 3 तरीके हैं। नागरिकता जाने के 3 तरीके हैं। जो जाने के 3 तरीके हैं, एक तो यह है दोस्तों, आप स्वेच्छा से परित्याग कर दो। क्या करना है? स्वेच्छा से परित्याग कर दें।
परित्याग का मतलब कि स्वेच्छा से नागरिकता को हम त्याग दें, कि हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, हमें भारत की नागरिकता अच्छी नहीं लगती, हमें अमेरिका की अच्छी लगती है, हमें ब्रिटेन की अच्छी लगती है, हमें लंदन की, ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ की भी अच्छी लगती है, हम भारत की नागरिकता नहीं लेंगे। तो स्वेच्छा से हम क्या कर दें दोस्तों, त्याग कर दें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरी नागरिकता जो जाएगी वो किस तरीके से जाएगी, भारत सरकार द्वारा समाप्त किए जाने पर। दूसरा तरीका क्या है, भारत सरकार द्वारा समाप्त किए जाने पर। अब भारत सरकार जो समाप्त करेगी दोस्तों, वो समाप्त किए जाएंगी, तो समाप्त कैसे करेगी, अगर भारत सरकार समाप्त कर दे उसके लिए क्या तरीके हैं। तो भारत सरकार जो समाप्त करेगी ये दो आधारों पर करेगी। भारत सरकार जो समाप्त करेगी दोस्तों, उसके आधार कितने हैं, दो आधार हैं। एक तो हम दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, अनुच्छेद 9 में पढ़ा था। दूसरा तरीका यह है कि 7 वर्ष तक बिना सूचना के देश से बाहर रहें, देश से बाहर रहें। अब देखो, देश से बाहर रहने का मतलब यह है 7 वर्ष तक आप देश को बिना बताए बाहर रहो। जैसा मान लो आप किसी सऊदी अरब गए, सऊदी अरब आप 10 साल बाद 20 साल बाद आए, और आपने वहाँ जो 7 साल की यहाँ पे टाइम दे रखा है, वहाँ आपने 7 साल के अंदर जो अपना जो एम्बेसी है, जो राजनयिक जहाँ बैठते हैं, राजदूत जहाँ बैठते हैं, उस एम्बेसी को आपने कोई सूचना नहीं दी, और आप क्या रहे, 7 वर्ष तक इस देश से लापता रहे। उस कंडीशन में जो भारत सरकार है वो समाप्त कर सकती है। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, ये अनुच्छेद 9 में दे रखा है, तब भी आपकी नागरिकता सरकार क्या कर देगी दोस्तों, खत्म कर देगी। तीसरा तरीका क्या है, वंचित करने पर। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, वंचित करने पर। अब वंचित करने पर वंचित सरकार कैसे कर सकती है, यानी कि नागरिकता दी हो और उसको ये वापस ले ले, वंचित कर दे, कोई चीज़ दी और वो फिर छीन ली, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वंचित करना हो जाता है। और इसमें जो आधार हैं, उन आधारों की दोस्तों हमें बात करनी है कि वंचित करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो एक तो ये है दोस्तों कि आपने जो नागरिकता ली, ये फर्जी डॉक्यूमेंट से ली, फर्जी तरीके से ली। कैसे ले ली दोस्तों, फर्जी तरीके से ली, और सरकार को बाद में पता लगा कि ये इसने जो नागरिकता ली है भारत की, ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ली है, तो आपकी नागरिकता से सरकार जो है दोस्तों यहाँ वंचित कर सकती है। दूसरा ये है कि आपको नागरिकता मिली, और नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर आपको 2 वर्ष की सजा हो जाए, 2 वर्ष की सजा हो जाए। ऐसी स्थिति में भी, जैसे आपको नागरिकता लिए हुए, जैसे कलुआ ने भारत की नागरिकता ली और उसे 5 साल पूरे नहीं हुए, 5 साल के भीतर ही दोस्तों उसे 2 वर्ष का कारावास हो गया, 2 वर्ष की सजा सुना दी गई। ऐसी स्थिति में सरकार उस कलुआ को नागरिकता से वंचित कर सकती है। या कलुआ ने जो नागरिकता ली वो दोस्तों फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ली, तब भी कलुआ को नागरिकता से वंचित सरकार कर सकती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नागरिकता लेने के जो 5 तरीके हैं, इन पे हमें अभी और डिस्कस करना है, इनको देखते हैं। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, जप भूदेव। और जप भूदेव में सबसे पहले देखें दोस्तों, तो क्या ध्यान रखना है, जन्म से। लिख दे रहा हूं फिर भी, जप भूदेव। यहाँ पे देखिए जन्म से, क्या ध्यान रखना है, जन्म से। इस जन्म से को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये इतना आसान नहीं है जैसे आपको लगता है कि भारत में अगर जन्म हो जाए तो वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो अगर 2 दंपत्ति अमेरिका से चले, ब्रिटेन से चले, इंग्लैंड से चले और इंडिया के अंदर ताजमहल देखने आए, और ताजमहल देखते समय उनको एक नन्हा प्यारा मुन्ना उनका बाहर निकल के आ गया, उसका अगर जन्म हो गया, वो अगर पैदा हो गया, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मौज मस्ती करने आए और उनकी डिलीवरी हो जाती है ताजमहल को देखते समय, घूमते समय, तो क्या होगा? उनका बच्चा जिसका जन्म भारत में हो गया, वो क्या भारत का नागरिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या प्रावधान है? जन्म उसका भारत में भले ही हो गया, लेकिन भारत का नागरिक नहीं होगा। कब होगा वो देखते हैं, आइए दोस्तों। देखो दोस्तों, जन्म से, जन्म कैसे? बच्चे का पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन,
जन्म भारत में हुआ हो, जन्म कहाँ हुआ हो दोस्तों, भारत में हुआ हो। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि जो पिकनिक पर आ रहे हैं, विदेशी लोग घूमने आ रहे हैं, ताजमहल देखने आ रहे हैं, उनको अगर नन्ना मुन्ना कोई खुशी हो गई दोस्तों, डिलीवरी हो गई, तो वो बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे कंडीशन देखिए। आगे कंडीशन दोस्तों ये है कि यहाँ पे माता पिता में से, दूसरी कंडीशन ये है, माता या पिता में से, पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो। अगर दोनों हैं तब भी कोई बात नहीं, कम से कम एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर मान लो कोई भूरी है और भूरी ने कलुआ से शादी कर ली, और हुआ क्या कि उसके बच्चे का जन्म भारत में हो गया, तो या मान लो भूरी अगर भारत की नागरिक है, कलुआ अगर विदेशी है, या भूरा विदेशी है और भूरी भारत की है, तो भूरी ने अगर भूरा से शादी कर ली, तो जो भूरी और भूरा का जो बच्चा होगा ये भारत का नागरिक होगा। ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दोनों हो तो और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है कि जो एक भारत का नागरिक है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला है, जो दूसरा है वो दूसरा कैसा ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल माइग्रेट ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी कैसे, आपने देखा होगा कि जो रोहिंग्या वगैरह हैं जो भारत में आ जाते हैं, जो स्टेटलेस राज्य विहीन लोगों के अंतर्गत आते हैं, जो मैंने कानूनी दर्जे के हिसाब से नागरिकों के प्रकार बताए थे उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे मान लो कोई अवैध प्रवासी है, जो कोई रोहिंग्या है, या ऐसे हैं ऐसे लोग जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, उससे अगर वहाँ की लड़की से भारत के अगर कलुआ ने शादी कर ली और कलुआ भारत का नागरिक है, अगर दोनों का बच्चा हुआ तो भारत का नागरिक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने कहा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो लेकिन दूसरा वाला अवैध प्रवासी ना हो, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा देखिए दोस्तों, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा ये क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपको नागरिकता लेनी है तो भारत में आप कितने वर्ष रहें, 7 वर्ष रहें, 7 वर्ष रहें, और 7 वर्ष रहने के बाद आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन करें और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण आपको समझ में आ गया। दूसरा है यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो क्या है दोस्तों, भूमि अधिग्रहण द्वारा। क्या है, भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या है, भूमि अधिग्रहण की बात करें तो ये जो भूमि है, जैसे मान लो भारत ने पाकिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया, या भारत ने नेपाल के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया, या पाकिस्तान के किसी हिस्से पर, या बांग्लादेश के किसी हिस्से पर, या चीन के किसी भी हिस्से पर अगर भारत कब्जा कर ले, तो भारत ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया है, जो जनता वहाँ रहती है, वो जनता भारत की स्वतः ही नागरिक हो जाएगी। ये क्या होता है दोस्तों, भूमि अधिग्रहण होता है। यानी कि जिस क्षेत्र पर अगर भारत ने कब्जा किया है, उस क्षेत्र में जो जनता रह रही है वो भूमि अधिग्रहण करते समय, भूमि विस्तार करते समय स्वतः ही भारत की नागरिक हो जाएगी। ये क्या क्या कहलाता है दोस्तों, भूमि अधिग्रहण कहलाता है। चौथा है दोस्तों, देशीकरण। देशीकरण, इस देशीकरण को दोस्तों ध्यान रखना है। ये देशीकरण क्या होता है, इस देशीकरण का मतलब है दोस्तों, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान या अच्छे चरित्र का हो, या अच्छे चरित्र का हो, तो उसे बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंडीशन के भारत की नागरिकता मिल जाती है। यानी कि उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता क्या होगा दोस्तों, मिल जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं देशीकरण। जैसे मान लो कोई विदेश का व्यक्ति है, मान लो अमेरिका का है, कला विज्ञान साहित्य इसका अच्छा ज्ञाता है, उच्च चरित्र का है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी कंडीशन के भारत नागरिकता दे सकता है। ये कहाँ लिखा है दोस्तों, जो 1955 का भारत शासन, जो 1955 का नागरिकता संबंधी अधिनियम में, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
आगे यहाँ पे बात करें तो थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी कि जो नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें पहला क्वेश्चन यहां से जो बनता है दोस्तों, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ, कितनी बार संशोधन हुआ। तो संशोधन आपको ध्यान रखना है कितनी बार हुआ है अब तक, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। और अंतिम जो संशोधन हुआ, क्या दोस्तों, अंतिम संशोधन, अंतिम संशोधन कब हुआ, दिसंबर 2019। और दिसंबर 2019 में यहाँ पे एनआरसी की बात की गई। आपने सुना होगा CAA आया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, CAB भी बोला गया जिसको, CAA भी बोला गया जिसको, और जिसको यानी कि इसकी हम बात करें तो इसको NRC क्या बोला गया क्या क्या बोला गया इसको, NRC इसको बोला गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो अंतिम संशोधन हुआ है वो दिसंबर, कब हुआ, दिसंबर। और ये जो अंतिम संशोधन है ये लागू कब से हुआ है, तो लागू ध्यान रखना 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ, 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। इसमें दोस्तों था क्या, उसकी भी थोड़ी हम बात कर लें। तो इसमें जो है उस पर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये नागरिकता देने का प्रावधान था। क्या था दोस्तों, नागरिकता लेने का नहीं दोस्तों, किसका, देने का प्रावधान। ये नागरिकता दी गई, ये कितने देशों के लोगों को, तो 3 देश आपको ध्यान रखने हैं। कितने देश इसमें शामिल थे, 3 देश शामिल थे। और ये 3 देश कौन कौन से थे, 3 देश आपको ध्यान रखने हैं। एक तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और एक यहाँ पे ध्यान रखना है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। यानी कितने देशों की बात करता है, 3 देशों की बात करता है। कितने धर्मों की बात करता है, तो धर्मों की आपको बताना है, 6 धर्मों की बात करता है। यानी कितने धर्मों की बात करता है, 6 धर्म की बात करता है। और ये 6 धर्म कौन से हैं, इनको आप देखिए, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, हाँ, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। देखिए कितने हो गए, हिंदू 1 2 3 4 5 6, इन 6 धर्मों की बात करता है। और यहाँ पे लॉजिक क्या दिया गया कि जो 6 धर्मों के लोग हैं, जो 6 वर्ष से रह रहे हैं, 6 वर्ष से भारत में अगर रह रहे हैं, भारत में, तो इन्हें बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी कागजात के, यानी बिना किसी कागज के नागरिकता दी जाएगी। किससे संबंधित था, बिना किसी कागज के नागरिकता इनको दी जाएगी। ये नागरिकता देने से संबंधित था। इसमें मुस्लिम धर्म शामिल नहीं था। इन्होंने इसका विरोध किया और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन बताया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 15 यानी कि जो भारतीय नागरिकों से संबंधित आर्टिकल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकों से संबंधित जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, इसमें मूल अधिकारों में अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, तो इससे संबंधित 5 हैं। कौन कौन सा, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, 29 है और 30 है। ये जो आर्टिकल हैं ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। किसको, केवल नागरिकों को। किसको प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को। बाकी शेष आर्टिकल हैं जो भाग 3 में, वो दोस्तों सभी को प्राप्त हैं,
वहाँ पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है, और इन आर्टिकल में दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है, सिटीजन शब्द का प्रयोग किया गया है, नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। और बाकी जो बच्चे भाग 3 में, शेष जो बच्चे 12 से लेके जो होते हैं आपके 35 तक, तो वहाँ पे किसका है दोस्तों, तो वहाँ पे आपका शेष वाले में पर्सन शब्द का प्रयोग है। अब जो लोगों ने कहा वो ये कहा ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, लेकिन 15 का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये नागरिकों की बात कर रहा है और ये गैर नागरिकों की बात कर रहा है, ये नागरिक को बनाने की बात कर रहा है। इसलिए ये जो था सही था, हो भी गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो एनआरसी है, एनआरसी, इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य, लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य जो ऐसे लागू करने वाला, उसका नाम ध्यान रखना दोस्तों, असम। ये जो एनआरसी है, इस एनआरसी की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रजिस्टर सिटीजन। नेशनल बोलें तो नेशनल, आर का मतलब रजिस्टर, इसका मतलब सिटीजन। रजिस्टर सिटीजन, ये आपको ध्यान रखना है। और असम में जो एनआरसी लागू हुई, ये असम में जो एनआरसी लागू हुई है दोस्तों, ये असम का जो रजिस्टर है ये 1951 में बना है, 1951 में बना। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एनआरसी लागू करने वाला, इस रजिस्टर को बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो आंसर ध्यान रखना है असम। थोड़ा मैं और चर्चा कर ले जाऊँ, कुछ कार्ड होते हैं जो भारत में संबंधित हैं, जैसे ओआईसी है, पीआईओ कार्ड है, एनआरआई है, ये क्या होते हैं, इन पर थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं। देखो, एनआरआई होते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंस इंडियन, यानी अप्रवासी भारतीय। एनआरआई को क्या कहते हैं, ये भारतीय होते हैं लेकिन ये किसी कारणवश विदेश में रह रहे होते हैं, इनको हम एनआरआई कहते हैं। पीआईओ, ये एक कार्ड होता है जो विदेश के लोगों को, विदेशी नागरिकों को भारत में आने के लिए दिया जाता है, ये एक प्रकार का वीज़ा है। ओसीआई, ये भी एक प्रकार का वीज़ा है। पीआईओ की बात करें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें जो विदेशी हैं उन्हें ये पीआईओ का वीज़ा मिलता है। और ओसीआई का वीज़ा जो मिलता है, समुद्र पारी ये जो भारत के नागरिक हैं उनको मिलता है। यानी कि इसमें जो अंतर ध्यान रखना है, पीआईओ इसको दोस्तों 2015 में समाप्त कर दिया, इसको 2015 में क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मतलब इसको इसमें शामिल कर दिया है, यानी कि वर्तमान में पीआईओ कैटेगरी नहीं है, ओसीआई कैटेगरी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें डिफरेंस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। पहली बात करें, नागरिकता संबंधी बात करें, तो जो एनआरआई होते हैं ये भारत के ही नागरिक होते हैं, अपने व्यापार बिजनेस के लिए विदेश में रह रहे होते हैं, जबकि पीआईओ विदेशी नागरिक होते हैं और ओसीआई भी विदेशी नागरिक होते हैं दोस्तों। अब अगर हम निवास की बात करें तो यहाँ पे तुलना हम कर रहे हैं, तो एनआरआई जो होते हैं ये विदेश में रहते हैं लेकिन ये भारत के नागरिक होते हैं, ये भारत के नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं। ये भारत के नागरिक नहीं हैं, विदेश में रह रहे हैं, ये भारत के नागरिक नहीं हैं, विदेश में रह रहे हैं। अगला पॉइंट देखें, आर्यता की बात करें तो यहाँ पे विदेश में लंबे समय से रह रहे भारतीय नागरिक, यानी कि विदेश में जो बहुत लंबे समय से भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, एनआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं, एनआरआई। अब ये लोग क्या होते हैं, इनका जो आधार है दोस्तों, जो पीआईओ कार्ड जिन्हें मिलता है, ये पीआईओ एक तरह का वीज़ा जिनको मिलता है, वो उन लोगों को मिलता है जो 1955 के अधिनियम के आधार पर उनके माता पिता या नाना नानी, दादा दादी भारत के नागरिक हों, उन लोगों के लिए पीआईओ कार्ड मिलता है। लेकिन इनमें 6 देशों के लिए ये जो पीआईओ कार्ड है वो नहीं मिलता है। वो देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, इसमें शामिल नहीं हैं। ये जो ओसीआई की बात करें तो ये 2 देशों को नहीं मिलता है दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ के लोगों को ओसीआई कार्ड नहीं मिलता है। दूसरी बात, ये कौन लोग हैं, ये उन लोगों को मिलता है जो 26 जनवरी 1950 के आधार पर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारत के नागरिक थे, ऐसे लोगों के लिए ओसीआई कार्ड इशू किया जाता है। ये एक प्रकार का दोस्तों बीमा है, वीज़ा है। अगला देखते हैं, एनआरआई। एनआरआई ये भारत के ही नागरिक होते हैं और भारत में मिलने वाली सारी सुविधाएं जो नागरिकों को मिलती हैं वो एनआरआई को भी मिलती हैं। पीआईओ, ये 15 वर्षों का एक वीज़ा होता है, यानी कि अगर आपने पीआईओ कार्ड बनवा लिया तो 15 वर्षों तक आपको भारत में आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वन टाइम, एक बार अगर आप आए तो 180 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर आप 180 दिन तक की छूट है,
इससे ज़्यादा रहते हैं तो आपको 30 दिन के भीतर आपको पंजीकरण करवाना होगा। देखिए दोस्तों, ओसीआई क्या होता है, ये जो कार्ड होता है, ये जो वीजा होता है, ये जीवन पर्यंत का होता है और आप कितने ही समय तक आप भारत में रह सकते हैं। इनको अगर ये आए तो इनको बार बार पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको 180 दिन के बाद पुनः पंजीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, एक बार में अगर ये आते हैं तब। दूसरी बात, संवैधानिक पद की अगर हम बात करें तो संवैधानिक पद पर एनआरआई जा सकते हैं क्योंकि ये भारतीय नागरिक हैं। पीआईओ संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते, ओसीआई ये भी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते। अगर हम वोटिंग की बात करें, मत की बात करें, तो जो एनआरआई हैं ये वोट डाल सकते हैं, जबकि पीआईओ और ओसीआई वोट नहीं डाल सकते। अगला देखें, अगर इन पीआईओ को भारत की नागरिकता लेनी है तो ये 1955 के जो नागरिकता संबंधी अधिनियम है उसके आधार पर ही इनको भारत में नागरिकता मिलेगी। और वो आधार क्या है, कम से कम 7 वर्षों तक भारत में रहें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और नागरिक बने। जबकि इनके लिए थोड़ी छूट है, ये 5 वर्ष तक भारत में लगातार रहें और फिर पंजीकरण करवाएं और नागरिक बने दोस्तों। ये जो क्लास है इसको दोस्तों आज हम यहीं फिनिश करते हैं, रोकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक जो हमारा होगा दोस्तों वो मूल अधिकार, फंडामेंटल जो राइट हैं उनसे संबंधित होगा। तब तक के लिए थैंक यू।